सो हाय, दिस इज उज्ज्वल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो भाई ये जो हमारे सामने रिएक्शन लिखी हुई है ये किस प्रकार से हुई और इसमें इसके अंदर क्या क्या हुआ, और ये रिएक्शन जब हमने दो H और O मिलाई और भी रिएक्शन जो इस प्रकार हो रही हैं वो क्यों हुई, इन सब चीज़ों को समझने के लिए लैवोसियर और जोसेफ प्राउस्ट दो साइंटिस्ट ने, ये जो केमिस्ट थे, उन्होंने हमें दो लॉ दिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिनके अंदर उन्होंने दो लॉ कौन कौन से दिए भाई। एक तो लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक तो लॉ दिया उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ था उनका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो इन रिएक्शन को समझने के लिए लैवोसियर और जोसेफ प्राउस्ट ने हमें दो नियम बताए। कौन कौन से? एक तो भाई हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास था और दूसरा हमारा था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इस लेक्चर में हम यही लॉ पढ़ रहे होंगे। कौन से? एक तो पढ़ रहे होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो थोड़ा सा ही समझ लेते हैं इस चीज को। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, मतलब जहां भी कंजर्वेशन आपको वर्ड मिले उसका मतलब है जिस चीज के आगे कंजर्वेशन लग रहा है उस चीज को ना तो आप बना सकते, ना तो आप उसे बना सकते हैं, ठीक है, और ना ही तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना ही तो आप उसे नष्ट कर सकते हैं। तो ना तो आप उस चीज को बना सकते और ना ही उस चीज को आप नष्ट कर सकते हैं, ये होता है कंजर्वेशन। तो हम अब अपना पहला लॉ समझ लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ना ही तो मास को हम बना सकते और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते, यही तो है अपना कंजर्वेशन का लॉ। उन्होंने बताया कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, कोई भी भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर जो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट का सम होगा वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन हुई, ये ए और प्लस बी बने हमारे पास, ठीक है। जब ए प्लस बी ये दोनों आपस में रिएक्ट किए और हमारे पास एक कंपाउंड बन गया, या एक से ज्यादा भी कंपाउंड बन सकते हैं। ये बन गया, सपोज करो हमारे पास ये बन गया हमारे पास ए बी, या फिर हमारे पास ये बना एक ए बी बना और साथ में क्या बन गया हमारे पास एक्स वाई। सपोज करो हमारे पास रिएक्टेंट थे सारे। जो रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट वो होते हैं जो जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तब जो हमें रिजल्ट मिलता है, एंड में जो हमें मिलता है उस चीज को बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए थे तो वे दोनों तो हो गए हमारे रिएक्टेंट, और हमें एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिला था रिजल्ट में? हमें मिला था वाटर H2O। तो H2O क्या था हमारा? वो था हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट वे होते हैं जो रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट वे होते हैं जो हमें मिलते हैं रिजल्ट के रूप में। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक रिएक्टेंट ए था और दूसरा हमारे पास क्या था? बी था। दोनों आपस में रिएक्ट करे और क्या बन गया हमारा? C+D बन गया, ठीक है। कुछ भी बन सकता है, ठीक है। वो ए बी आपस में रिएक्ट करे, कुछ भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन कुछ भी, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, और कुछ भी हमारा एंड प्रोडक्ट हमारा कंपाउंड बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब बात करते हैं, हम यहाँ समझ रहे हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो रिएक्टेंट थे इन दोनों का मास जो होगा, इन दोनों जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे एंड में उसके इक्वल होगा। तो सपोज करो ये हमारे पास शुरू में 50 ग्राम था और ये हमारे पास कितना था? ये 40 ग्राम था। तो इस लॉ के अनुसार क्या होगा? ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये क्या होगा हमारे पास? ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा, इस पूरे प्रोडक्ट का जो कुल सम होगा वो कितना होगा? वो 50 + 40 भैया वो 90 ग्राम होगा।
ये लो यही तो कह रहा है। सपोज करो हमसे एक कंपाउंड दिया है x, ये सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है इस प्रकार, x प्लस वाई हमें कोई भी रिएक्टेंट दिए हैं और इधर हमारा z कोई हमारा कंपाउंड बन चुका है। तो भाई दे देगा भाई x, तो वो बता देगा भाई ये x जो था 50 ग्राम था, ठीक है, और y का मान आपको, y की वैल्यू आपको पता नहीं, उसे m मान लेते हैं हम, ठीक है। इसका मास हमें पता नहीं, क्वेश्चन में दे रहे, ये हम क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस चीज के ऊपर। तो आपको दे देना भाई x का जो वजन है वो 50 ग्राम है और y का आपको निकालना है, और z जो हमारे पास कंपाउंड बना है उसका मास दे रहा है आपको 100 ग्राम, ठीक है, उसका वजन दे दिया आपको 100 ग्राम। अब बात आती है भाई y का मान कैसे निकालें। तो आपने अब लो पढ़ लिया, तो आपने क्या काम करा, अब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया है, तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हो भैया वाई का मान क्या होगा, वाई का मास क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सम ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल होगा सम ऑफ प्रोडक्ट के। तो भैया वो ही रख देते हैं हम, जो हमारे पास सम है रिएक्टेंट का, क्या क्या सम है हमारे पास, एक तो 50 है और दूसरा मैंने क्या माना m, वही तो हमें निकालना है। वो किसके इक्वल होगा, वो 100 के इक्वल होगा। तो क्या हुआ, m इज इक्वल टू कितना हुआ है 100, ये 50 इधर है प्लस में और इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा हमारा ये। तो कितना हो गया, m इज इक्वल टू 100 माइनस 50, कितना हुआ 50 ग्राम। तो हमने इस तरह से अपने लॉ का यूज करके m की वैल्यू निकाल ली, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50 ग्राम आ गई। तो इस प्रकार हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इसे हम बोल देते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके दो नाम है, क्या एक तो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और दूसरे क्या बोल देते हैं, मैं से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दिया था हमारा जोसेफ प्राउस्ट 1799 में, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। तो ये लॉ हमसे कहता है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस या फिर किसी भी कंपाउंड में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब एक कंपाउंड में जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, जो भाई कंपाउंड होगा वो एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो ये लॉ बता रहा है हमारे, ये लॉ हमसे बता रहा है किसी भी कंपाउंड में उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो अलग अलग डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट है, सपोज करो एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, जो हमारे पास एक कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होगा, वे होंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय मास। भाई इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज करो हमारे पास H2O, क्या हमारे पास ये वाटर है, ठीक है। वाटर क्या है हमारे पास, ये केमिकल सब्सटेंस है, मतलब हमारे पास वाटर क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है। तो वाटर जो हमारे पास एक कंपाउंड है उसके अंदर क्या होगा भाई, उसके अंदर हाइड्रोजन होंगे और क्या होगा हमारे पास उसके अंदर ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन होगा, ये हमारे पास उसके अंदर क्या है, ये दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है हमारा वाटर। तो भाई हाइड्रोजन कितने हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक H और ये दूसरा H हमारा, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक ऑक्सीजन है। तो भाई जो हाइड्रोजन का मास माना गया है वो माना गया है 1 यूनिट, मतलब 1, तो इसकी होता है 1 म्यू और इसका भी 1। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है वजन में, वो 16 गुना भारी है ऑक्सीजन किस चीज से, हाइड्रोजन से। तो इसका मानते हैं मास 16। तो लो हमसे कहता है कि अगर हम इन दोनों के मास का, जो एलिमेंट है उनके मास का एक रेशियो निकालें तो वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास 2।
दोनों मिला दिया, हाइड्रोजन के 2 आ गया, और ऑक्सीजन कितना हमारे पास 16। तो इनका रेशियो कितना हो गया हमारे पास, रेशियो, ये बाय मास ले रहे हैं हम, ठीक है। ये जो आप पढ़ते हो ना कि जो हाइड्रोजन का रेशियो होता है वो कितना होता है 2:1, वो इसका किसका रेशियो है, वो इसके एटम्स का रेशियो है, मतलब 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। बट यहाँ हम ले रहे हैं इसके मास का रेशियो, तो कितना हो गए 2:16, मतलब इसे हम फर्दर डिवाइड करें कितना आएगा हमारे पास 1:8। तो हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल का जो वाटर होगा उसका मॉलिक्यूल जो होगा उसका अगर हम मास से उनके मास का रेशियो निकाले तो वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, यही 1:8 ही आएगा। तो यही लोग कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स हैं ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है, क्या होगा बाय मास, मास से अगर हम इनका मास लें तो वो हमेशा क्या किस चीज़ में आएगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन में आएगा, वो हमेशा सेम ही रहेगा। ये हमारे पास इसका जो वाटर का मॉलिक्यूल है हमारे पास हमेशा इसका जो रेशियो है 1:8 ही होगा। चाहे ये वाटर का मॉलिक्यूल आप रिवर में से उठा लो, चाहे ये वाटर का मॉलिक्यूल आप किसी टैंक में से उठा लो, चाहे ये वाटर का मॉलिक्यूल आप किसी बोतल में से उठा लो, चाहे वाटर का मॉलिक्यूल आप किसी समुद्र में से उठा लो, चाहे वाटर का मॉलिक्यूल आप कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी हो, अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल कहीं से भी उठा लो, मतलब वो वाटर पर वो वाटर ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो वाटर का मॉलिक्यूल आप कहीं से भी उठा लो तो हमेशा जो उसका रेशियो होगा बाय मास वो 1:8 ही होगा। तो ये बताया था हमें जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में कि अगर हम इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, कि अगर हम उन दोनों उनके जो कई कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट हैं उनके मास का अगर हम रेशियो निकालें तो वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होगा, फिक्स्ड ही होगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये 2:3 नहीं हो सकता, ये 2:16 नहीं हो सकता, ये हमेशा 1:8 ही रहेगा, चाहे आप ये वाटर का मॉलिक्यूल पूरे ब्रह्मांड में से कहीं से भी उठा लो। आई थिंक आप इस चीज को अब अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। कैसा लगा ये लेक्चर आपको, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। यदि आपका कोई भाई बहन या फिर आपका दोस्त क्लास 9th में है तो इन लेक्चर्स को आप उन सभी के साथ शेयर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने जाना भाई एक रिएक्शन को समझने के लिए जोसेफ प्राउस्ट और लैवोसियर ने 2 लॉ दिए। पहला था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था हमारा लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने जाना कि वे जो सम ऑफ रिएक्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन में, वो जो सम ऑफ रिएक्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन में वो इक्वल होता है सम ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या जिसे हम बोलते थे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसे दिया 1799 में जोसेफ प्राउस्ट ने। उन्होंने बताया कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे, जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, यदि हम उनके मास का रेशियो निकालें तो वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होगा। जैसे हमने जाना भाई जो वाटर का रेशियो है, वाटर के मास, जो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों के मास का अगर हम रेशियो निकालें कितना आया था हमारा 1:8। अब वो वाटर का मॉलिक्यूल हम पूरे ब्रह्मांड में से कहीं से भी उठा लें, चाहे वो रिवर में से उठा लें, चाहे वो समुद्र में से उठा लें, चाहे वो वाटर बोतल में से उठा लें, चाहे वो गटर में से उठा लें, चाहे वो वाटर का मॉलिक्यूल्स आप बारिश के पानी से उठा लें, नाली के पानी से उठा लें, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल का जो मास रेशियो है वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। तो ये हमारा बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। तो इस लेक्चर में इतना ही, और आने वाले लेक्चर में अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि भाई डाल्टन ने एटम की क्या थ्योरी दी। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो तब तक आप पढ़ते रहिए। आई होप कि आप अपने घर में सब स्वस्थ होंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।